भाग भाग, गंदगी करेगा। मजजूब ने फिर लकड़ी उठाकर कहा, मैं भी फल खाना चाहता हूँ। मैंने कहा, छूना मत वरना लकड़ी से मारूंगा, मुझे भी कुछ फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मना कर रहा हूँ, भाग जा, फल खाएगा, गंदा गलीस कहीं का। इतना नहीं जानता, पहले फल चखना पड़ता है, फिर खाया जाता है। जा भाग, हुश। वो एक सड़ी हुई नारंगी उठाकर खाने लगा। मैं फल चखना चाहता हूँ, मैंने कहा, और वो गर्दन झुकाए झुकाए हंस पड़ा। बार बार हंसता रहा, फिर बेतहाशा हंसने लगा। फिर बोला, चख तो रहा है, जो करता रहा है उसका फल चखता तो रहा है, और चखेगा अभी, और चखेगा। मैं दंग रह गया। क्या रम्ज़ था उसके जुमले में। दिल में अकीदत पैदा हो गई। मैंने आजिज़ी से कहा, बहुत फल चख चुका हूँ, अब खाना चाहता हूँ। ऐसे ही खाना चाहता है? पहले बीज बो, पौधा लगा, फिर उसे परवान चढ़ा, जब वो फल दे तो फल खा। भागता है या मारूं पत्थर? मजजूब गुस्से से खड़ा हो गया था। उसने पास बड़ा पत्थर उठा लिया था। मुझ पर रहम कर दो, मुझे फल दे दो। मैंने आजिज़ी से कहा, मार रहा है, देखो ये मुझे मार रहा है, मैं भी मारूंगा, फिर ना कहना। उसने पीछे रुख करके कहा, जैसे कोई उसकी आवाज़ सुन रहा हो, भगा दूं? भगाता हूँ। उसने पत्थर मुझ पर खींच कर मारा। निशाना सर का था। मैं बेइख्तियार झुक गया और पत्थर मेरे ऊपर से निकल गया। गैरों से रहम मांगता है, भाग यहाँ से, भाग। उसने दूसरा पत्थर उठा लिया और ये पत्थर मेरी कमर में लगा। उसके बाद मजजूब ने मुझ पर पत्थरों की बारिश कर दी। बेशुमार चोटें लगी थी। भागना पड़ा। वो मेरे पीछे आ रहा था और पत्थर उठा उठा कर मार रहा था। सर बचा हुआ था, वरना उठना मुश्किल हो जाता, मगर अब बदहवासी तारी हो गई थी। मजजूब मेरे पीछे दौड़ रहा था। वो मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालता जा रहा था जैसे किसी कुत्ते को भगा रहा हो। बहुत दूर निकल आया। सारी रोशनियां पीछे रह गईं। फिर एक पथरीली सी दीवार सामने आ गई और मैं उसके पीछे पहुंच चुका था। अजीब नागहानी पड़ी थी। खैमे दूर रह गए थे और मजजूब था कि पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं बुरी तरह थक गया था। इतना फासला तय किया था कि बयान नहीं कर सकता। यकीन था कि अब वो इधर भी आ जाएगा, मगर वो ना आया। देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने अपनी जगह छोड़ दी। झांक कर टीले के दूसरी तरफ देखा, वो शायद वापस चला गया था। ताहद्दे निगाह कोई नहीं था। सांस बहाल होने लगी थी। मजीद कुछ इंतज़ार किया और इसके बाद वहाँ से निकल आया। पता नहीं इस भाग दौड़ में कितना फासला तय हो गया। मजजूब की बातें दिल को अजीब तरह से मुतासिर कर रही थी। ज़रा सा गम का एहसास भी था। वो खुशी जो एक तसव्वुर से थोड़ी देर पहले मिली थी, यानी मैंने सोचा था कि मुसीबतों के लम्हात टलने लगे, कुछ बेहतरी हो रही है मेरी ज़िंदगी में, और इस बात ने ही इतनी खुशी बख्शी थी कि मैं अपने खैमे से बाहर निकल आया था। मजजूब के अल्फाज बड़ी गहराइयों के हामिल थे। उसने कहा था कि पहले फल चखा जाता है और इसके बाद खाया जाता है, और उसकी तफसील मेरी निगाहों के सामने थी। बुराइयों का फल वाकई चखा जाता है और नेकियां जब फल देती हैं तब वो फल खाया जाता है। कौन सी नेकियां कर ली थी मैंने? बस बुराइयों के रास्ते पर ही तो निकला था और गलास्तों में डूबता चला गया था। अब तो हर चीज़ निगाहों के सामने थी, कोई बात पोशीदा नहीं थी। भोरिया चरण भी अपने ही जाल में जकड़ गया था। गालिबन उसके काले जादू का ये भी एक हिस्सा था कि इस वक्त जो भी कोई उसके सामने आए और अपनी गर्ज का इजहार करे तो वो अपनी भी गर्ज का तबादला करे, और ये बदनसीबी मेरी ही तकदीर में लिखी हुई थी। न जाने अब और कितने फल चखने पड़ेंगे। मजजूब का कहना तो कुछ इस अंदाज का था जैसे अभी मैंने कोई मुसीबत भुगती ही ना हो। क्या मैं मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता हूँ? क्या मेरे अंदर अब इतनी सख्त बाकी है कि मैं अपने किए का फल चखूँ? अगर मेरी तकदीर में लिखा है तो फल खाने को कब मिलेगा? दिल अजीब सी दुखन का शिकार था। बहरहाल उन बेचारों तक तो पहुँचना है, और ये बेहद ज़रूरी था, जो मुझे अपनी मोहब्बत के सहारे यहाँ तक ले आए थे और उसके बाद मज़ीद कहीं जाने का इरादा रखते थे। दिल से रेहाना बेगम के लिए दुआएं निकलने लगी। बस ज़रा सी बददिली पैदा हो गई थी, लेकिन मैं ये तकलीफ़ भी हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहता था। किसी से कहता तो बेमकसद ही होगा, बेफ़ायदा। किसी से इन बातों का तस्करा करने से आगे बढ़ता रहा। जिस रास्ते से दौड़ता हुआ उस समत आया था, उसी पर वापस जा रहा था, मगर ना तो मज़ार अक़दस की रोशनियां नज़र आ रही थीं और ना ही कोई और रोशनी। बहुत देर तक चलता रहा। पैर जवाब देते रहे,
जिस्मानी कुव्वतें साथ छोड़ती जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचना जरूरी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया है। फिर एक जगह रुककर मैंने हरासा निगाहों से चारों तरफ देखा। ये क्या हो गया? कहाँ निकल आया हूँ मैं? वो सब कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या रास्ता भटक गया हूँ? ऐसे किसी बुलंद टीले की तलाश में निगाहें दौड़ाई जहाँ पर चढ़कर मैं दूर तक का जायजा ले सकूं। ऐसा ही किया। काफी फासले पर एक पहाड़ी टीला नजर आ रहा था। उसकी जानिब बढ़ गया और पहाड़ी टीले पर चढ़ना भी बड़ा मुश्किल साबित हुआ। ठोस पत्थरों का पहाड़ था। छोटे छोटे टुकड़े कहीं कहीं नजर आ जाते। अगर कटाव ना होते तो पांव जमाना भी मुश्किल हो जाता। खासा बुलंद था। दूर से इतना एहसास नहीं होता था। बिलाखिर किसी न किसी तरह बुलंदी पर पहुंच ही गया। तवाजुन संभाला और दूर तक देखने लगा, और इसके बाद न जाने क्यों दिल डूबने का एहसास हुआ। निगाह की हद तक आसमान की बुलंदियों तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये होता है कि कहीं अगर रोशनियां हो रही होती तो वहां आसमान पर एक सफ़ेदी सी आ जाती जो उन रोशनियों का पता देती है, लेकिन यहाँ तो जिधर नज़र उठती आसमान स्याह ही स्याह नज़र आता। क्या तकदीर फिर से काली हो गई है? ख्वाजा के दरबार में आने के बावजूद माफ़ी नहीं मिली। फल चखना है, इतना फासला तो तय नहीं किया था। बेशक दौड़ता हुआ आया था। फिर ये सब कुछ निगाहों से क्यों ओझल हो गया? कितनी दूर भगा दिया मुझे उस मजजूब ने ख्वाजा के दरबार से। एक बार फिर दिल में गुदास पैदा हो गया था और आंसू सिसकियों में ढल गए थे। पहाड़ी टीले की बुलंदी पर बैठकर ही रोने लगा था। बहुत रोया और रोने से दिल दर हकीकत हल्का हो गया। फिर नीचे उतरा और ठंडी आह भरकर वहीं टीले के दामन में बैठ गया। दिन की रोशनी में फिर कोशिश करूंगा। दिन की रोशनी फूटने में कुछ ज़्यादा देर नहीं थी। सारी रात ही गुजर गई थी। ये भी तकदीर का लिखा था, वरना खैमे से बाहर ही मैं क्यों निकलता। एक लम्हे की खुशी थी, दिल ही में समाये रखता। लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ था। कम अज़ कम गलत फहमियों से निकल आया था। अभी मेरी ज़िंदगी को करार नहीं है। अभी बेकरारियों में ही बसर करनी है ज़िंदगी। शायद मुझे ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मुआफ़ी ना मिल सके। मेरी मुश्किल का कोई हल दरियाफ्त ना हो सके। सूरज ने पहाड़ों से झांका और उसके बाद फ़िज़ा में उठता चला गया। मुझे एहसास था कि इस लकदक सहरा में ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। पानी ना खुराक, एक बार फिर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। दिल था कि सीने का खोल तोड़कर बाहर आना चाहता था। मैं वहाँ से चल पड़ा, मायूसी के आलम में चल पड़ा। फल चखना है मुझे, न जाने कौन कौन से फल चखने हैं। सूरज बुलंद होता रहा। पथरीले और चटानी रास्ते पर सफ़र करना भी आसान नहीं था। बहुत दूर निकल आया था। थोड़ी सी बुलंदी पर था। नीचे कुछ घाटियाँ और गहराइयाँ नज़र आ रही थी। दफतन ही एक कतार पर नज़र पड़ी। गालिबन कुछ लोग गाड़ियों और ख़ास किस्म के रथों में सवार होकर जा रहे थे। मैं फासले का अंदाज़ा लगाने लगा। कोई काफिला था जो उधर से गुजर रहा था। अगर मैं उस तक पहुंच जाऊं तो बहुत सी मुश्किल हल हो सकती हैं। पानी भी मिल जाएगा और मज़ार शरीफ तक पहुंचने का रास्ता भी दरियाफ्त हो जाएगा। तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, फिर दौड़ने लगा और ये तवील फासला हज़ार दिक्कतों से तय किया। जो लोग काफ़िले के शरीक हम सफ़र थे वो चेहरों से अजीबो गरीब लगते थे। गालिबन ये खाना बदोशों का कोई कबीला था जो नकल मकानी करके कहीं जा रहा था। उनके चेहरे खुश्क और खौफनाक थे। औरतें और मर्द सभी थे। मुझे देख लिया गया और काफ़िला रुक गया। मैं उनके करीब पहुंच गया। जो शख्स सबसे पहले नज़र आया वो मुझे कड़ी निगाहों से घूर रहा था। मैंने ज़ुबान बाहर निकाल दी और उस शख्स ने गर्दन हिलाकर पीछे रुख करके किसी से कुछ कहा। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए थे। फिर एक कवीकल शख्स गाड़ी से उतरकर मेरे नज़दीक आया और उसने करख लहजे में पूछा, कौन है ये? क्या है? मुसाफिर है सरदार, प्यास से मर रहा है, बिठा लो, गाड़ी में सफ़र करना है। सरदार ने कहा। मुझे पानी भी पेश किया गया और इसके साथ ही दो आदमियों ने सहारा देकर मुझे गाड़ी में भी बिठा दिया। मैं पानी पीकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। मेरे साथ ही दो अफराद बैठे हुए थे। बैलगाड़ियों पर मुश्तमिल ये काफ़िला आगे बढ़ गया। बैलों के गलों में बंधी हुई घंटियां बड़ा शोर पैदा कर रही थी और ये शोर कानों को लग रहा था। किसी कदर हवास बहाल करके करीब बैठे हुए एक शख्स से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? उस शख्स ने मुझे घूर कर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। अजीब सा वहशतनाक अंदाज था। मैं खुश्क होंठों पर ज़बान फेरने लगा। इस रवैये के बाद तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि कुछ और पूछूं, मगर मजबूरी थी।
पहले से ज़्यादा आजिज़ी से पूछा। बस इतना बता दो भाई कि मज़ार शरीफ यहाँ से कितनी दूर है और किस तरफ है? कौन सा मज़ार? उस शख्स ने कहा। ख्वाजा गरीब नवाज़ का मज़ार। वो तो अजमेर में है। और ये कौन सी जगह है? ये तो पहाड़ हैं कोई 100 कोस दूर। बूंदी है, कोटा बूंदी। और अजमेर शरीफ? अरे वो यहाँ कहाँ है रे, पागल हो गया है क्या? सैकड़ों कोस है यहाँ से, उसने कहा और मैंने आंखें बंद कर ली। बड़े सब्र से मैंने ये अल्फाज सुने थे। फल चखना था मुझे। ख्वामखा गलत फहमी का शिकार हो गया था। इसके बाद उससे कोई बात नहीं की और आगे बढ़ता रहा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे कहीं उतार देंगे, उसके लिए तैयार भी था मैं। सूरज सर से गुजर गया था, अंधेरे उतर आए, दिन भर चिलचिलाती धूप पड़ती रही थी, चट्टानें तप कर सुर्ख हो चुकी थी। सूरज छुपा तो कुछ अमन हुआ। खाना बदोशों ने मुनासिब जगह देखकर डेरे डाल लिए। चूल्हे जल गए, देगचियाँ चढ़ गईं, औरतें काम करने लगीं। नंग धड़ंग बच्चे कलीलें करने लगे। रात हुई तो मोटी मोटी 2 रोटियां और एक प्याले में दाल मुझे भी दी गई। खुदा का शुक्र अदा करके खाया, पानी पिया और साफ जगह तलाश करके दराज हो गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक आदमी मेरे पास आया। सरदार बुलाते हैं। मैं जल्दी से उठकर उसके साथ चल पड़ा। सरदार वही आदमी था जिसने मुझे पानी देने के लिए कहा था। क्या नाम है तेरा? मसूद। कहाँ रहता है? बहुत दूर रहता था, ज़ियारत करने आया था, फिर भटक कर इधर निकल आया। झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ तुझे मरवा देगा। तू उन लोगों से अजमेर का पता पूछ रहा था। झूठ नहीं बोल रहा सरदार, मैं ख्वाजा के मज़ार पर था, रास्ता भूलकर इधर आ निकला। फिर बहुत सफ़र किया है मैंने, इतना लंबा पैदल सफ़र कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर अब बोल कहाँ जाएगा? कोई आबादी नज़र आ जाए सरदार, मैं वहाँ रुक जाऊँगा। क्या करें इसका? बूंदी छोड़ देना सरदार, यहाँ छोड़ा तो ये मर जाएगा सुसरा, एक और शख्स ने कहा। 4 दिन हराम का खाएगा नहीं? बूंदी ले चलेंगे तुझे, मगर 6 जोड़ियाँ मालिश करनी पड़ेंगी रोज़, 3 वक्त रोटी पानी मिलेगा। जो हुक्म सरदार। उठाई गिरी की तो दोनों टांगें तोड़कर किसी घाटी में फेंक देंगे, समझा? सरदार आंखें निकाल कर बोला। जा सो जा। वो बोला और मैं गर्दन झुकाकर आगे बढ़ गया। ज़मीन पर लेटकर मैंने सोचा अब किसी गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। इस तरह गुजारनी है बस, दिल को ये धचके लगते रहेंगे और दिल तड़पता रहेगा। इन कैफियत को बर्दाश्त करना है। बीज डालने से पौधा उगता है ताकि वो फल दे और फल खाने का मौका मिले। ये दिल इन कैफियत से बेनियाज क्यों नहीं हो जाता? अपना तमाशाई क्यों नहीं बन जाता मैं? ये कुव्वत कहाँ से पैदा करूँ? सोता जागता रहा और एक भयानक चीख सुनकर पूरी तरह जाग गया। निस्वानी चीख थी और कहीं करीब से आई थी। मैं उठ खड़ा हुआ, कुछ भगदड़ सी मच गई थी। लोग किसी के पीछे दौड़ रहे थे। निस्वानी चीखें बहुत भयानक थीं, उनमें वहशत पाई जाती थी। फिर भागने वाले को पकड़ लिया गया। मैं खुद भी आगे बढ़कर उन लोगों में शामिल हो गया और ये मंजर देखने लगा। वो एक नौजवान लड़की थी, स्याह लिबास में मलबूस, खाना बदोश औरतों से बिल्कुल मुख्तलिफ, नरमो नाजुक नकूश, दुबला पतला बदन, चमकदार आंखें। खाना बदोशों ने उसे बुरी तरह दबोच रखा था। कैसे निकल गई ये? सरदार ने धाड़ कर पूछा। दांतों से रस्सियाँ खोल ली सरदार, किसी ने कहा। हराम खोरो, हराम खाना छोड़ दो, रस्सी ऐसे बांधी जाती है? वो रो रही थी और सरदार से कह रही थी कलाइयाँ टूटी जा रही हैं। मैंने रस्सी थोड़ी ढीली कर दी थी। जमने, सरदार ने किसी को आवाज़ दी। हुक्म। एक आदमी लपक कर आया। गोरी की निगरानी कर, 4-5 दिन की बात है, माल खरा करना है इसका, फिक्र मत करो। हुक्म। जमने उसे आंखों में कैद रखेगा, ले जा हराम खोर को, सरदार बोला और जमने लड़की की कलाई पकड़कर खींचता हुआ ले गया। मैं सकते के से आलम में ये सब कुछ होता देख रहा था। एक मासूम लड़की उन लोगों की कैद में है, न जाने कौन है बेचारी। ऊपर से सरदार के अल्फाज मेरे दिल में हलचल मचा रहे थे। माल खरा करना है इसका। क्या ये लड़कियों की खरीदो फरोख्त भी करते हैं? मैंने उनमें से एक के अल्फाज सुने। एक बात मुझे परेशान कर रही है सरदार। क्या? लड़की खूबसूरत ज़रूर है मगर पागल हो गई है। खरीदार को पता चल गया तो क्या होगा? हाँ, ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। कुछ दिन हुक्म आगे बिन कसी, कुछ दिन गुजारेंगे, कुछ ठीक हो जाए तो। दफतन वो चुप हो गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसने सरदार को इशारा किया और सरदार चौंक कर मुझे देखने लगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने खूनख्वार लहजे में पूछा। मैं घबरा गया। क्या कर रहा है तू यहाँ? हंगामा देखने आ गया था सरदार। क्या हो गया?
सूरत मिटा ले अपनी, जहाँ मर रहा था वहाँ मरता रहे। वहाँ मरता है या सरदार ने अपनी कमर का खंजर खींच लिया। सूरत मिटा ले अपनी, जहाँ मर रहा था वहाँ मरता है या सरदार ने अपनी कमर का खंजर खींच लिया। मैं खौफजदा होकर वहाँ से हटा और अपनी जगह आ लेटा, मगर रुख उन्हीं की जानिब रखा। फ़ौरन ही एहसास हो गया था कि मैं उनकी निगाहों में मशकूक हो चुका हूँ। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे और कुछ बातें करते जा रहे थे। जहन्नुम में जाएं, जो सोच रहे हैं सोचते रहें, मैं क्या करूँ? जो उनका दिल चाहे करें मेरे साथ। हाँ, लड़की के मामले को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। पता नहीं वो पहले से पागल थी या अपने ऊपर पड़ने वाली इस उफ्ताद की वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी, मगर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? अव्वल तो वो पागल है और फिर उनकी सख्त निगरानी में ये लोग बहुत खूनख्वार मालूम होते थे। अगर लड़की के लिए कुछ किया जाए तो बड़े ख़तरात मोल लेना पड़ेंगे। खूब सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। आधी रात से ज़्यादा जागता रहा, फिर नींद आ गई। शायद ही कुछ देर सोया हूँगा कि किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। मैंने कसमसा कर आंखें खोली। उठ जा, भोर हो गई, किसी ने कहा। क्या है? मैंने झुंझलाते हुए लहजे में पूछा। अरे जोड़ियाना मलेगा क्या? सरदार ने कहा था तुझसे। चल उठ राजकुमार, नहीं तो लात पड़ेगी कमर पर। मैं उठ खड़ा हो गया और फिर मुझे बैलों की मालिश करनी पड़ी। बैलों की पिंडलियों में तेल लगाकर पूरी कुव्वत से उसे जज्म करना होता है। बदन चूर चूर हो गया। सूरज निकल आया था। सुबह को चाय की किस्म का एक प्याला सियाल जो दूध के बगैर था और किसी खास घास को उबाल कर बनाया गया था, और जवार की एक बिस्किट नुमा रोटी दी गई थी जो खूब वजनी थी। इत्मीनान से खाई और जब सारे बैल जुट गए तो खुद भी उचक कर गाड़ी में बैठ गया। काफिला चल पड़ा। खुदा का शुक्र था कि आज आसमान ने ताउन किया और काले बादलों ने सूरज को ढांप लिया था, इसलिए आग ना बरसी, बल्कि दोपहर के बाद अब्रे रहमत के चंद छींटे आसमान पर गिरे और बंजारों में जिंदगी दौड़ गई। औरतों और मर्दों ने कोई समझ ना आने वाला गीत शुरू कर दिया और तरह तरह के सवांग भरने लगे। ये चंद छींटे ही उनके लिए अनका थे, क्योंकि उन इलाकों में बारिश नायाब चीज़ थी, मगर उनका ये गीत भी बड़ा बेतुका सा था। उसी गीत के दौरान वो फिर निकल भागी थी। एक रथनुमा बैल गाड़ी से कूदी थी और लड़खड़ाती हुई संगलाख ज़मीन पर दौड़ पड़ी थी। लेना पकड़ना मच गई और मैं बेबसी से उसे देखने लगा। दिन की रोशनी में उसका सरापा वाजे हो गया था। नाजुक अंदाम, दराज कामत, जवानी की देन से माला माल, मगर नाकदरी और मुसीबत का शिकार। कितनी बार लड़खड़ाई मगर संभल गई। बिलाखिर बंजारों ने जा लिया और बुरी तरह दबोच ली, मगर वो सख्त जिद्दोजहद कर रही थी, उन्हें काट रही थी, भिंभोर रही थी। बमुश्किल तमाम वो उसे काबू करके गाड़ी तक लाए थे। सरदार शायद जिम्मेदारों को बुरा भला कह रहा था, मगर क्या कह रहा था ये मालूम नहीं हो सका। लिबास और हुलिये से वो किसी अच्छे घराने की मालूम होती थी। जिस तराश खराश का लिबास पहन रखा था उससे मॉडर्न भी लगती थी। मेरा दिल एक बार फिर उसके लिए दुखने लगा। क्या करूं? क्या करना चाहिए मुझे? रात हो गई, सुबह हुई और बैलों की खिदमत गुजारी करनी पड़ी, लेकिन ये अंदाज़ा आसानी से लगा लिया था कि अब मुझ पर वो भरपूर नज़र रखते थे। बल्कि रात को 2 आदमी ख़ास तौर पर मेरे पास लेटते थे ताकि मैं फ़रार ना हो सकूं। सुबह को मैंने अपने साथ बैलों पर काम करने वाले एक खाना बदोश से पूछा, बूंदी कब आएगा?